साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं अनिवार्य टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास। और जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं उसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास इस प्रकरण से प्रश्न सर्वाधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, तो उसी की तैयारी हम इस पुस्तक के माध्यम से कर रहे हैं। पिछले तीनों कालों को पढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं आधुनिक काल में, और आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु मंडल के लेखकों के विषय में हम जानकारी कल की कक्षा में प्राप्त कर चुके हैं, और जो शेष लेखक हैं उनके विषय में जानकारी हम आज की कक्षा में प्राप्त करेंगे। कल के जो कक्षा थी उसमें महत्वपूर्ण जो 2-3 चीजें थी वो मैंने आपको हाईलाइट करवा दी थी। जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो हाईलाइट करवा दिए थे। अब चर्चा करेंगे आगामी परीक्षा के लिए। तो आगामी परीक्षा के लिए आप ये जो चीजें हैं, संवत 1943 में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास जी के संयुक्ता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी की। भट्ट जी यानी प्रताप मिश्र, भट्ट जी से मतलब है बालकृष्ण भट्ट, और पत्रों में उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा देखकर की थी। ये आपको लाइन अंडरलाइन कर लेनी है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। और है बद्री नारायण चौधरी ने बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी। तो भारतीय या हिंदी गद्य विधाओं में आलोचना गद्य विधा की जो शुरुआत है वो 2 लोगों से मानी जाती है, बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी सहित अन्य जो भारतेंदु मंडल के शेष लेखक हैं। जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, वो वहां आप शुरुआत से देख सकते हैं। बाकी यदि आप इतना पीछे का एक साथ नहीं देख पाए तो जहां से आधुनिक काल के वीडियो प्रारंभ हो रहे हैं वहां से आप क्रमबद्ध रूप से देखिए, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। क्योंकि जो पिछले तथ्य और पिछली व्याख्या कर चुकी हूं मैं, बहुत से जो प्रकरण है या टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसकी पुनः व्याख्या प्रत्येक वीडियो में संभव नहीं है। समय को व्यर्थ न करते हुए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। 4 नंबर पर शुक्ल जी ने लिया है उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी को, जिनका उपनाम प्रेमघन भी है। चौधरी जी का जन्म मिर्जापुर के एक अभिजात ब्राह्मण वंश में भाद्र कृष्ण 6 संवत 1912 को और मृत्यु फाल्गुन शुक्ल 14 संवत 1979 को हुई थी। उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी। बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अनूठा था। कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रतापूर्ण वाक्य उनके मुंह से निकलते थे। तो किसकी बातचीत से रईसी टपकती थी? बद्री नारायण चौधरी। यानी इनका जो परिवार था वो संभ्रांत और कुलीन परिवार था, काफी पैसे वाला था। लेखन कला के उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखों में यह विशेषता नहीं पाई जाती। ये भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी उन्हीं का सा रखते थे। यदि आप इनकी पिक्चर देखी होगी, जो मैंने आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक पढ़ाई है, तो वहां पर जो थंबनेल मैंने लगाया हुआ था इसका भारतेंदु मंडल के लेखक, उसमें बद्री नारायण चौधरी का भी पिक्चर देखना आप और भारतेंदु का भी देखना। दोनों के पिक्चर मतलब वेशभूषा या जो है वो एक सा ही लगता है देखने में। अब आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। सबसे विलक्षण शैली भारतेंदु मंडल के किस लेखक की थी? तो बद्री नारायण चौधरी की। इसी प्रकार छोटे छोटे प्रश्न नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक आप अवश्य पढ़ें। चैनल पे हिंदी के जितने भी पुराने पेपर हैं, चाहे वो नेट के हों, चाहे यूपी पीजीटी टीजीटी नवोदय जिसके भी हैं, उस सारे पेपर आप चैनल पे वहां से जरूर कीजिए। प्रैक्टिस सेट के रूप में उन्हें सॉल्व करने का आप प्रयास कीजिए। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक 1.5 कॉलम के लंबे वाक्य में उलझ जाता था। तो कुछ लेखकों की कैसी थी, छोटे छोटे वाक्यों में लिखते थे, लेकिन ये लंबे लंबे पेचीदे वाक्य भी लिखते थे। कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? तो वो माना है बद्री नारायण चौधरी को। इस प्रकार प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षा में। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि बद्री नारायण चौधरी जी
अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कहे जाने को ही वे लिखना नहीं कहते थे। वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसका परिष्कार और मार्जन नहीं कर लेते थे तब तक छपने नहीं देते थे, यानी कि एडिटिंग उसकी करते थे। अब जैसे कि सभी अन्य जो यूट्यूबर भाई हैं, भाई बहन हैं, जो भी टीचर्स हैं, वो अपना वीडियो बनाते हैं, उसकी एडिटिंग करते हैं, उसके बाद उसे पोस्ट करते हैं। सही तरीका भी यही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती, तो ये मेरी कमी है। जो वीडियो जैसा बनता है उसमें बहुत सारे तरीके की आवाज़ें आपको सुनाई देती होंगी, तो और कई बार क्रम भी टूट जाता है, तो वो एडिटिंग में नहीं कर पाती। तो जैसा वीडियो बनता है उसे मैं पोस्ट कर देती हूँ, यानी एडिटिंग नहीं करती, परिष्कृत और परिमार्जित नहीं करती। लेकिन बद्री नारायण चौधरी आज से बहुत समय पहले भी अपने लेख को बार बार पढ़ के उसकी त्रुटियों में सुधार करके उसके बाद ही उसे छपने के लिए देते थे। ये यहाँ पर शुक्ल जी हमें स्पष्ट कर रहे हैं। भारतेंदु के वे घनिष्ठ मित्र थे, पर लिखने में उनके उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। वे कहते थे कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते हैं, यदि उसे एक बार और देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो वह और भी सुंदर और सुडौल हो जाता था। तो भारतेंदु के उतावलेपन की शिकायत कौन करते थे? ये जो उनके मित्र थे बद्रीनारायण चौधरी, क्योंकि उनको पता था कि उमंग में एकदम कई बार जैसे आपको पढ़ाते पढ़ाते आपने देखो भाव अतिरिक्त भाव विभोर होकर मैं भी बहुत सी बातें कह देती हूँ। हो सकता है कि यदि उस वीडियो को कभी कुछ महीनों बाद मैं चेक करूँ तो मुझे लगे कि शायद ये बात उस समय मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, या स्टूडेंट से ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ऐसा बद्रीनारायण को लगता था। भारतेंदु के विषय में वो कहते थे कि यदि भारतेंदु को परिष्कृत कर लेना चाहिए, यानी उसकी एडिटिंग कर लेनी चाहिए। वे एक बार उन्होंने मुझसे, अर्थात एक बार बद्रीनारायण चौधरी ने शुक्ल जी से कांग्रेस के दो दल हो जाने पर एक नाटक लिखने को कहा। मैंने जब लिख कर दिया तब उसके वाक्यों को पढ़कर ये कहने लगे, इसे यूं कर दीजिए, दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में फंसा रहा। भाषा अनुप्रास में और चुहचुहाती होने पर भी उनका पद विन्यास व्यर्थ के आडंबर के रूप में नहीं होता था। उनके लेख अर्थगर्भित और सूक्ष्म विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का भी था। तो ये कौन सा जो शब्द कहा शुक्ल जी को, ये किसने कहा कि इस तरीके से लिख दीजिए? तो ये कांग्रेस विभाजन उस समय हो रहा है, तो उस समय ये बद्रीनारायण चौधरी ने किसको कहा है? शुक्ल जी को कहा है। अब लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का भी था, यानी लखनवी भाषा, नवाबी जो उर्दू होती है उसका एक लहजा होता है, बोलने का तरीका होता है, वाक्यों की अपनी मिठास होती है, अपना पद विन्यास होता है, उसी प्रकार उनकी हिंदी का था, यानी हिंदी को भी परिष्कृत रूप में वो अच्छे से प्रस्तुत करने के पक्षपाती थे। आगे शुक्ल जी कहते हैं, चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे। भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1988 में लिखा गया था। यह नाटक विलक्षण है। कौन सा नाटक विलक्षण है उनका? भारत सौभाग्य को विलक्षण माना है शुक्ल ने। पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय दुस्सहाय समझिए। भाषा भी रंग बिरंगी है, पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, बैसवाड़ी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगाली सब कुछ मिलेगी। नाटक की कथा वस्तु है बद एक वदस, हिंदी की प्रेरणा से सन 1857 का गदर, अंग्रेजों के अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांग्रेस की स्थापना। नाटक के आरंभ के दृश्यों में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का भारत से प्रस्थान, भारतेंदु के पैधन विदेश चली जाए, यह अतिख्वारी से अधिक काव्योचित और मार्मिक है। यानी जो भारतेंदु ने लिखा उसका सार उन्होंने अपने नाटक भारत सौभाग्य में प्रस्तुत कर दिया कि लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा सब चले गए। भाई साहस नहीं था भारतीयों में, दुर्गा नहीं थी, साहस नहीं था, तभी तो हम गुलाम हुए। सरस्वती यानी बुद्धि नहीं थी, तभी तो गुलामी को एक्सेप्ट किया। और लक्ष्मी को तो अंग्रेज लूट लूट के ले जा रहे थे, धन को। तो इस तरीके से उन्होंने अपने नाटक के माध्यम से यह प्रदर्शित किया। अब एक उनका और नाटक है प्रयाग रामागमन। नाटक में राम का भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण है। इसमें सीता की भाषा ब्रज रखी गई है। वीरांगना रहस्य महानाटक अथवा वैश्य विनोद महानाटक, वारांगना यहाँ पे होना चाहिए, चलिए वीरांगना रहस्य तो नहीं हो सकता, ये वारांगना या इसी तरीके की कुछ शब्द प्रयोग होता है। तो दुर्व्यसन ग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिए उन्होंने संवत 1943 से ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर अपनी आनंद कादम्बनी में निकालते रहे, पर इसे पूरा न कर सके। इसमें जगह जगह श्रृंगार रस के श्लोक, कवित, सवैये, गजल, शेर इत्यादि रखे गए। तो इनकी जो महत्वपूर्ण पत्रिका पूछी जाती है वो है आनंद कादम्बनी। विनोदपूर्ण प्रहसन तो अनेक बार
कि ये अपनी पत्रिका में बराबर निकालते रहे। सच पूछिए तो आनंद कादम्बिनी प्रेमगंज जी ने अपनी ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाली थी और लोगों के लेख उसमें नहीं के बराबर छपते थे। इस पर भारतेंदु जी ने एक बार उनसे कहा कि जनाब, यह किताब नहीं कि जो आप अकेले ही हर काम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है जिसमें अनेक जन लिखित लेख होना आवश्यक है, और यह भी जरूरत नहीं है कि सब एक तरह के लिखाड़ हों। अपनी पत्रिका में किस शैली की भाषा लेकर चौधरी साहब मैदान में आए, इसे दिखाने के लिए हम उसके प्रारंभिक काल अर्थात संवत 1938 की एक संख्या से कुछ अंश नीचे देते हैं। तो यहाँ शुक्ल जी ने पूरा प्रमाण दिया है। सोचिए इन्होंने कितना अध्ययन किया होगा, कितनी किताबें शुक्ल जी ने छान मारी होंगी एक एक लेख या एक एक उसको लेने के लिए। परिपूर्ण पावस। अब इसमें बद्रीनारायण चौधरी अपनी पत्रिका आनंद कादम्बिनी में कैसे लिख रहे हैं, जैसे किसी देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रंग ढंग बदल जाता है, तद्रुप पावस के आवागमन से इस सारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ा। पावस ऋतु जानते हैं आप, वर्षा की ऋतु। भूमि हरी भरी होकर नाना प्रकार की घासों से सुशोभित भई, मानो मारे मोद के रोमांच की अवस्था को प्राप्त भई। सुंदर हरित पत्रावलियों से भरित तरुगनों की सुहावनी लताएं लिपट लिपट कर मानो मुग्ध मुग्ध मयंक मुखियों को अपनी प्रियतमों के अनुरागालिंगन की विधि बतलाती। इससे युक्त पर्वतों के श्रृंगों के नीचे सुंदरी दरी समूह के स्वच्छ श्वेत जल प्रभा ने मानो पारा की धारा और बिल्लौर की धार को तुच्छ कर युगल पार्श्व की हरी भरी भूमि की जो मारे हरेपन के श्यामता की छलक दे अलग की शोभा लाइए, बीचों बीच मांग सी काड़ मन मांग लिया, और पत्थर की चट्टाने संबुलरता हंसराज की जटाओं का फैलना बिखरी हुई लठों के लावण्य को लाना है। थोड़े से लंबे वाक्य हैं, जैसा कि इनकी विशेषता में शुक्ल जी ने पूर्व में स्पष्ट कर दिया, उसी प्रकार की पद विन्यास शैली है। यहाँ पर आगे देखते हैं, कादम्बिनी में समाचार तक कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा में लिखे जाते थे। संवत 1942 की संख्या का एक स्थानिक संवाद देखिए। दिव्य देवी श्री महारानी बड़हर लाख झंझट झेल और चिरकाल पर्यंत बड़े बड़े उद्योग और मैल से दुख के दिन सकेल अचल कोर्ट का पहाड़ ढकेल फिर गद्दी पर बैठ गई। ईश्वर का भी क्या खेल है कि कभी तो मनुष्य पर दुख की रेल पेल और कभी उस पर सुख की कुलेल है। ठीक है, अब पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद लिख रहा, उसके शीर्षक भी वर्षा के खासे रूपक हुए, जैसे संपादकीय सम्मति समीर, प्रेरित कलापिक कलरव, हास्य हरितांकुर, वृतांत वकुलावली, काव्यामृत वर्षा, विज्ञापन वीर बहुटियां, नियम निर्घोष। तो ये सब कहीं ना कहीं पावस ऋतु के ही है। तो इनका एक और साप्ताहिक पत्र कौन सा था, नागरी नीरद, है ना। दो हो गए, एक आनंद कादम्बिनी और दूसरा नागरी नीरद। और जो भी लोग इन वीडियोस को देखते हैं, वैसे आप बहुत कम लोग हैं जो ये शुक्ल की पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, 40-50 लोग भी आप ऐसे नहीं हैं जो शुक्ल की पुस्तक को प्रतिदिन देखते हैं। बहुत कम विद्यार्थी हैं जो शुक्ल की इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, और वो कम विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है, वैसे आप अपने स्तर पर इसको शेयर कर रहे हैं कि अब क्योंकि अब आप लोग कॉलेज में बहुत से एमए वाले विद्यार्थी भी हैं, है ना, और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो एमए के साथ साथ इन्होंने नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर कर लिया है। तो आप लोग प्लीज अब कॉलेज जाने लग गए हैं तो अपने मित्रों को, क्योंकि देखिए अब आपका नेट जेआरएफ हो गया, शुक्ल की पुस्तक होने के बाद हो सकता है किसी परीक्षा की तैयारी करें, तो आप जुड़े रहेंगे। अन्य मित्रों को भी जोड़िए, मित्र ना सही आपकी कक्षा के जो अन्य विद्यार्थी हैं उनको भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आगे इस बुक के बाद कुछ बेहतरीन विषय सामग्री लाने के लिए मैं प्रोत्साहित हो सकूं। क्योंकि देखिए आप ये जानते हैं कि ठीक है आप लोग अच्छा बता, लेकिन व्यूज भी अपनी आने चाहिए वीडियोस पे। यदि चैनल को चलना है तो व्यूज भी यदि उस पर आएंगे तो चैनल चल पाएगा, नहीं तो फिर हतोत्साहित होने वाली स्थिति होती है ना। जब चैनल पे व्यूज ही नहीं आएंगे, वीडियोस को 10-5 लोगों के लिए, सिर्फ 10-5 लोगों के लिए वीडियो बनाना, उन्हें डालना, ये थोड़ा सा कठिन काम है ना। तो प्लीज आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियोस को, बाद में धीरे धीरे हालांकि संख्या बढ़ जाती है, लेकिन अभी के लिए यह है कि आप लोग अधिक से अधिक अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में इसको सब्सक्राइब करवाएं। आपके घर पे भी, अपने घर पे भी 3-4 फोन हो तो उनसे भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब्सक्राइबर्स इसके बढ़ें, है ना। बहुत से लोग तो चलिए ज़्यादा बातें हो जाएंगी, इसको फिर करेंगे। मतलब सार यही है कि अपने मित्रों में, और जो भी टीजीटी पीजीटी या हिंदी से 11th 12th बीए जो भी करें, सबके लिए विशेष सामग्री उपलब्ध है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जो कुछ बेहतरीन सा मैंने सोचा हुआ है, थोड़ा सा कुछ अच्छा और अलग, उसको करने के लिए मैं प्रोत्साहित हूँ। क्योंकि इतने कम व्यूज आ रहे हैं कि आगे की जो योजना है उसको क्रियान्वित करने से पहले थोड़ा सा हल्का सा मन में संशय रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं, तो वो वाली बात है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जो मुझे काम करवाना है वो मैं करवाती हूँ। मैंने आपसे वायदा ये
कहा था कि भाई मैं आपको शुक्ल की पुस्तक पूरी करवाऊंगी, तो मैं करवा रही हूँ। मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि आप लोग 2 लोग देखते हो या 4 लोग, मैंने जो कहा है वो मैं करवा रही हूँ। लेकिन आप लोगों का भी ये उत्तरदायित्व है, आप इतने दिनों से मुझसे जुड़े हुए हैं कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें और प्लीज ऐसा कीजिए भी, ठीक है। और जो लोग कर रहे हैं बिना कहे, उन लोगों के लिए बार बार धन्यवाद। और जो लोग प्रतिदिन वीडियोस को देखते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उसके गुण दोष की विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। बाबू गदाधर सिंह ने वंग विजेता का जो अनुवाद किया था, उसकी आलोचना कादम्बनी में 5 पृष्ठों में हुई थी। बाबू गदाधर ने क्या किया? वंग विजेता का अनुवाद किया था, उसकी आलोचना 5 पृष्ठों में करी थी। किसने? चौधरी साहब ने, चौधरी बद्रीनाथ भट्ट जी। और ये देखिए इंपॉर्टेंट सी चीज है जो आपको याद रखनी होगी। लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने कादम्बनी के 21 पृष्ठों में निकाली थी। उसका अंश कुछ नमूने के लिए नीचे दिया जाता है। और ये पूछा हुआ प्रश्न है। यद्यपि इस पुस्तक की समालोचना करने से पूर्व इसके समालोचकों की समालोचनाओं की समालोचना करने की आवश्यकता जान पड़ती है, क्योंकि जब तक हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगी और मित्रों को करते देखते हैं तो अपनी ओर से जहां तक खुशामद और चापलूसी का कोई दर्जा पाते हैं, शेष छोड़ते नहीं दिखाते। नाट्य रचना के बहुतेरे दोष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाए। नाट्य रचना के बहुतेरे दोष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखाए हैं। अतएव उसमें हम विस्तार नहीं देते, हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जो प्रधान और विशेष है। तो जानना चाहिए कि यदि यह संयोक्ता स्वयंवर पर नाटक लिखा गया तो इसमें कोई दृश्य स्वयंवर का न रखना मानो इस कविता का नाश कर डालना है, क्योंकि यही इसमें वर्णनीय विषय है। यानी उसमें स्वयंवर का तो दृश्य ही नहीं दिया, संयुक्त स्वयंवर नाम रख दिया। नाटक के प्रबंध का कुछ कहना ही नहीं, एक गंवार भी जानता होगा कि स्थान परिवर्तन के कारण गर्भांक की आवश्यकता होती है, अर्थात स्थान के बदलने में पर्दा बदल जाता है और इसी पर्दे को बदलने को दूसरा गर्भांक मानते हैं। जो आपने एक ही गर्भांक में 3 स्थान बदल डाले। गर्जे की वह सफे की कुल स्पीचें मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई हैं। पहले तो मैं यह पूछता हूं कि विवाह में मुद्रिका परिवर्तन की रीति इस देश की नहीं बल्कि यूरोप की है। मैंने माना कि आप शकुंतला को दुष्यंत की मुद्रिका देने का प्रमाण देंगे, पर वो तो परिवर्तन न था, किंतु महाराज ने अपना स्मारक चिन्ह दिया था। तो अब वो है, वो कहते हैं कि ये जो रिंग सेरेमनी होती है जिसमें हम अंगूठियां एक दूसरे की चेंज करते हैं, तो ये तो यूरोप की देन है, हमारे भारत में तो ऐसा नहीं होता था। तो वो परिवर्तन नहीं था, किंतु अब वो तो इसको कह रहे हैं कि ये परिवर्तन जो आया है तो ये तो हमारा भारतीय नहीं है, यूरोप से आपने लिया। तो इस तरीके से बहुत सारे तथ्यों के माध्यम से उन्होंने आलोचना की थी। किसकी? लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की। अब जो अगले लेखक हैं ये वही हैं जिन्होंने संयोगिता स्वयंवर लिखा था। 5वें भारतीय हिंदू मंडल के महत्वपूर्ण लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी। इनके विषय में शुक्ल जी क्या कहते हैं? इनके पिता लाला मंगली लाल मथुरा के प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मी चंद्र के मुनीम क्या मैनेजर थे, तो दिल्ली में रहा करते थे। वहां श्रीनिवास दास का जन्म संवत 1908 और मृत्यु संवत 1944 में हुई। यानी बहुत ज्यादा लंबा तो ये भी नहीं जिए हैं। और यानी भारतीय हिंदू मंडल के जो लेखक है ना, उनका जीवन काल बहुत कम रहा है। भारतीय हिंदू के समसामयिक लेखकों में उनका भी एक विशेष स्थान था। उन्होंने कई नाटक लिखे। प्रहलाद चरित 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है, पर उसके संवाद आदि रोचक नहीं, भाषा भी अच्छी नहीं। तप्ता संवरण नाटक सन 1974 में हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था और ये पूछा हुआ भी है। पीछे सन 1883 में पुस्तककार प्रकाशित हुआ। इसमें तप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है। संवरण ने तप्ता के ध्यान में लीन रहने के कारण गौतम मुनि को प्रणाम नहीं किया। इस पर उन्होंने शाप दिया कि जिसके ध्यान में तुम मग्न हो वह तुम्हें भूल जाए। फिर सदैव होकर शाप का यह परिहार उन्होंने बताया कि अंग स्पर्श होते ही तुम्हारा उसे स्मरण हो जाएगा। लाला जी के रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक की उस समय अधिक चर्चा हुई थी। पहले पहले ये नाटक संवत 1934 में प्रकाशित हुआ था। जो पूछा जाता है वो दूसरा इनका रणधीर प्रेम मोहिनी। और इसके साथ ही एक भूमिका थी जिससे नाटकों के संबंध में कई बातें अंग्रेजी नाटकों पर दृष्टि रखकर लिखी गई थी। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि यह नाटक उन्होंने अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा था। रणधीर और प्रेम मोहिनी नामक नाम को ही रोमियो एंड जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है। कथा वस्तु भी इनकी सामान्य प्रथा अनुसार पौराणिक या ऐतिहासिक न होकर कल्पित है, पर यह वस्तु कल्पना मध्ययुग के राजकुमार राजकुमारियों के क्षेत्र के भीतर ही हुई है। पाटन का राजकुमार और सूरत की राजकुमारी पर दृश्यों में देश काल अनुसार सामाजिक परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ दृश्य तो आजकल का समाज सामने लाते हैं
कुछ मध्य युग का और कुछ उस प्राचीन काल का जब स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। पात्रों के अनुरूप भाषा रखने के प्रयत्न में मुंशी जी की भाषा इतनी घोर उर्दू कर दी गई है कि केवल हिंदी पढ़ा व्यक्ति एक पंक्ति भी नहीं समझ सकता, कहाँ स्वयंवर, कहाँ ये मुंशी जी। जैसा ऊपर कहा जा सकता है, ये नाटक अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा गया है, इसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई है। दूसरी बात कि यह एक दुखांत है। अब हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है। तो बिल्कुल भी आप देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने शुक्ल की पुस्तक के माध्यम से इसे पढ़ लिया है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यह पहला दुखांत नाटक है, भूलेंगे तो नहीं ना आप बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रूपक क्षेत्र में दुखांत नाटकों का चलन न था, इससे अधिक चर्चा का एक कारण यह भी था। लालाजी का संयोगता स्वयंवर नाटक सबसे पीछे का है। यह पृथ्वीराज द्वारा संयोगता हरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया। मैंने सुना है कि पृथ्वीराज और इसकी संयोगिता को लेकर एक मूवी आ रही है जिसमें अक्षय कुमार जी पृथ्वीराज का रोल निभा रहे हैं ना। अब ये मेरे तो इन पिक्चर वालों से जानकारी है नहीं, बाकी मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे ये लोग ऐतिहासिक जब मूवी बनाते हैं जो इतिहास से संबंधित है, उसमें जो वो प्रकरण विशेष हो, जैसे गौरी से युद्ध हो रहा तो वहां पे सन लिखा हो, जगह लिखा हो, और उस राजा के काल की जो विशेषता रही, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को कैसा बनाया था, सैनिक व्यवस्था, इन सारी चीजों की जानकारी भी यदि उस मूवी में हो, पिक्चराइज हो, तो वो एक अच्छी मूवी तो बनेगी, साथ साथ वो उपयोगी भी होगी, समाज के लिए उपयोगी हो सकती है। केवल मनोरंजन की दृष्टि से न देखकर ऐतिहासिक मूवीज को देखने के लिए इसलिए भी लोग जाएंगे, विद्यार्थी भी जाएं, ताकि कुछ उससे ज्ञान अर्जित भी कर सके, है ना। एक पंथ दो काम हो जाए, पर ये लोग ऐसा करते नहीं है, गाने बजाने से फुर्सत नहीं मिलती है। पद्मावती वाली जो मूवी है, लास्ट के कुछ उनको छोड़कर शुरू में तो पूरा एक नौटंकी सा ही वो बना दिया गया था, उसका विरोध भी काफी हुआ था। पर चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा है। इसी को शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का पहला अंग्रेजी ढंग पर लिखा हुआ उपन्यास माना है। जैसा कि हमने देखा कि इनके नाटकों में भी अंग्रेजी ढंग पे लिखे हैं, तो ये उपन्यास पहले ढंग का अंग्रेजी में लिखा हुआ पहले ढंग का उपन्यास है। उपन्यास से संबंधित सभी नोट्स और क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न सभी कुछ मैं चैनल पे करवा चुकी हूँ। नेट के विद्यार्थियों के लिए समर्पित चैनल है, तो आपके जितने भी स्थापना और तर्क वाले प्रश्न हैं, क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न हैं, वो सब कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा। बस आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है, ठीक है। वे खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे। उपयुक्त चारों लेखकों में प्रतिभाशालियों का मनमौजी पंथा पर लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयत, साफ सुथरी, रचना बहुत सौदेश्य होती थी। परीक्षा गुरु से कुछ अंश नीचे दिया जाता है। मुझे आपकी यह बात अनोखी मालूम होती है, भला परोपकार आदि शुभ कर्मों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है। पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा, जैसे अन्न प्राणाधार है, परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है। लाला बृज किशोर रहने लगे। अब देखिए, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये पुस्तक हमें क्यों पढ़नी चाहिए, उसका उत्तर इन पंक्तियों में है। ये पंक्तियां मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको पढ़ के सुना रही हूँ, और क्यों मैं ये कह रही हूँ कि आप पढ़िए, उसका भी उत्तर है। अभी परीक्षा में पात्र पूछे गए थे। अब उपन्यास परीक्षा गुरु भी यदि आपने नहीं पढ़ा, शुक्ल की इस पुस्तक का ये 319 नंबर का पेज आपने पढ़ा है, तो ये दो पात्र यहाँ आ रहे, पंडित पुरुषोत्तम दास, ये परीक्षा गुरु की लाइनें हैं, और लाला बृजकिशोर दास, दोनों ही पूछे गए थे, परीक्षा गुरु के पात्र पूछे गए थे ना। कोई जरूरत नहीं है अगर नहीं पढ़ा, वैसे तो जितने भी सिलेबस में हैं सभी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं। हिंदी के हम प्रोफेसर बनने चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमें उन नाटकों का, उन उपन्यासों का ज्ञान होना चाहिए, हमारे पढ़े होने चाहिए। लेकिन किसी कारण से यदि नहीं पढ़ा और आपने पुस्तक पढ़ी है ना, तो मैं फिर आपसे कहूंगी कि नेट की परीक्षा में इस पुस्तक से बाहर कुछ नहीं जाता। और जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से नेट उत्तीर्ण किया है या जेआरएफ उत्तीर्ण किया, तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ये लिख के बताएं कि हाँ, इस पुस्तक से सहायता पहुंची है आपको नेट जेआरएफ क्लियर करने में, ताकि जो आपके अन्य बाद जो विद्यार्थी वीडियोस देखें वो कमेंट बॉक्स तो पढ़ते ही है ना, मैं उसको पिन कर दूंगी उस आप वाले कमेंट को। तो आप बताएं कि आपने इस पुस्तक के माध्यम से नेट या नेट जेआरएफ दोनों उत्तीर्ण किए हैं, तो वो वहां पे मैं पिन कर दूंगी, तो अन्य विद्यार्थियों को भी उससे लाभ मिलेगा, है ना।
अपने अनुभव का लाभ अन्य विद्यार्थियों को भी मिले, इसका आप प्रयास करें। तो एक अच्छा सा कमेंट आप उसमें लिख सकते हैं अपने बाद वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आप तो उत्तीर्ण कर ही चुके हो। अब लाला बृज किशोर कहने लगे, देखिए परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इस तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों में समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। जब बुद्धि वृत्ति के कारण किसी वस्तु के विचार में मन अत्यंत लग जाएगा तो जानने लायक पदार्थों की अज्ञानता बनी रहेगी। आनुषंगिक प्रवृत्ति के प्रबल होने से जैसा संग होगा वैसा रंग तुरंत लग जाया करेगा। यानी कि संस्कृत की एक सूक्ति में, इस पैराग्राफ का अर्थ मैं आपको बताऊं तो संस्कृत की प्रसिद्ध सूक्ति है अति सर्वत्र वर्जित, है ना, सब चीज की अति बुरी है। इसका सार है इस पैराग्राफ का। आगे बढ़ते हैं। ऊपर के उद्धरण में अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर भाषण के बीच में या अंत में अमुक ने कहा, अमुक कहने लगे, ध्यान देने हो गए। खैरियत हुई कि इस प्रथा का अनुसरण हिंदी के उपन्यासों में नहीं हुआ। तो ये आपका क्लियर हो गया। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु से जितने भी प्रश्न पूछे गए इस पैराग्राफ के माध्यम से आपके वो स्पष्ट हो गए। आगे जो छठे नंबर पर भारतेंदु मंडल के जो लेखक हैं जिनका वर्णन किया है शुक्ल जी ने, वो हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। भारतेंदु जी के मित्रों में कई बातों में उन्हीं की सी तबीयत रखने वाले विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह जी थे। उनका जन्म, देखिए ये लाइन बहुत अच्छी सी आपने सुना भी होगा कि यदि किसी व्यक्ति को जानना है, समझना है और आप उसको नहीं जानते, जानना चाहते हैं तो उसके मित्रों के विषय में जानकारी कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कैसा है। तो उन्हीं की तबीयत के से लोग थे जो उनके साथ थे, इसीलिए इन्हें भारतेंदु मंडल के सदस्य भी कहा जाता है। उनका क्योंकि थोड़ी बहुत विशेषताओं या थोड़े बहुत अलग के बाद काफी जगह पर इनमें समानता है। इनका जन्म श्रावण शुक्ल 14 संवत 1914 और मृत्यु संवत 1956 में हुई। वे शिक्षा के लिए कुछ दिन काशी में रखे गए थे, जहां उनका भारतेंदु के साथ मेलजोल हुआ। ये संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। शुक्ल जी ने किसको हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक कहा है? तो वो उसका सही उत्तर है जगमोहन ठाकुर। मोहन कौन? कृष्ण कन्हैया। जगमोहन कृष्ण कन्हैया का नाम है ना, ठाकुर जी भी उन्हीं को कहते हैं ना वृंदावन में। तो वो प्रेम के पथिक हैं और माधुर, उनसे ज्यादा मधुरता किसमें और उनसे ज्यादा प्रेम पथिक किसने, क्या जीवन, उनसे ज्यादा प्रेम के लिए त्याग किसने किया होगा, है ना। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विंध्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप माधुर्य की जैसी सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति उनमें थी, वैसे उस काल के किसी हिंदी कवि या लेखक में नहीं पाई जाती। अब तक जिन लेखकों की चर्चा हुई उनके हृदय में इस भूखंड की रूप माधुर्य के प्रति कोई सच्चा प्रेम संस्कार न था। परंपरा पालन के लिए चाहे प्रकृति के लिए उन्होंने किया पर उनका हृदय नहीं मिलता। अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने श्यामा स्वप्न में व्यक्त किया, उसकी सरसता निराली है। बाबू हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण आदि कवियों और लेखकों की दृष्टि और हृदय की पहुंच मानव क्षेत्र तक ही थी, प्रकृति के अपर क्षेत्रों तक नहीं। पर ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने नर क्षेत्र के सौंदर्य को प्रकृति के और क्षेत्रों के सौंदर्य के मेल में देखा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले वे पहले हिंदी गद्य लेखक थे। तो इनका जो बुक पूछी जाती है वो श्यामा स्वप्न, और अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है संसार के विभिन्न व्यवहारों, क्रियाकर्मों पर गद्य में लिखा है। क्रियाकर्म से मतलब कार्यकलापों पर लिखा है, लेकिन प्रकृति के सौंदर्य को भारतेंदु मंडल में आधुनिक गद्य लेखकों में यदि किसी ने अपनाया तो वो किसने अपनाया? ठाकुर जगमोहन सिंह। कृष्ण कन्हैया, है ना। कुंज, वृंदावन के कुंज, ये एक ट्रिक है सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वृंदावन की कुंज गलियां, बागों का, तालाबों का, सरोवरों का, कदम की डाल का, है ना, तो उनका सबका वर्णन जगनमोहन के अर्थ में, कृष्ण के अर्थ में हम करते हैं। तो बस यही है, ट्रिक है, बस थोड़ी सी ध्यान देने के लिए कि जगमोहन की ये विशेषता है, लाला श्रीनिवास दास की ये विशेषता है कि वो अंग्रेजी के तर्ज की रचनाएं करते थे। जगनमोहन सिंह की है कि उनमें प्रकृति वर्णन उन्होंने किया है। बद्री नारायण की ये है कि उन्होंने बहुत चुटीली भाषा यानी भाषा के परिष्कृत करने पर वो जोर देते थे। सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने करी है और चौधरी प्रेम घर ने अपने 12 पृष्ठों में
मतलब 21 पृष्ठों में, अपने कादम्बनी के 21 पृष्ठों में स्वयं संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की है, उसके विषय पे लिखा है। ये सारे एक एक पॉइंट है, बस एक एक लाइन आपको याद कर लेनी है, जो बाकी आप उसका उत्तर स्वयं दे देंगे, ठीक है, याद भी रहेगा माइंड में और आप भूलेंगे भी नहीं। भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले वे पहले हिंदी लेखक थे। यहाँ पर बस इतना ही कहकर उनके श्यामा स्वप्न का एक दृश्य खंड नीचे देते हैं। नर्मदा के दक्षिण दंडकारण्य का एक दक्षिण कौशल नाम से प्रसिद्ध है। याही मग हुए के गए दंडक वन श्री राम, तासो पावन देश यह विंध्याटवी ललाम। मैं कहाँ तक इस सुंदर देश का वर्णन करूं, जहां की निर्झरणी जिनके तीर वानीर से भरे मदकल कुंजित विहंगम से सुशोभित है, जिनके मूल से स्वच्छ और शीतल जलधारा बहती है और जिनके किनारे के श्याम जम्बू के निकुंज फलभार से नमित जान पड़ते हैं। शब्दायमान होकर झरती है, जहां के शल्लकी वृक्षों की छाल में हाथी अपने बदन रगड़ रगड़ कर खुजली मिटाते हैं। उनमें से निकला चीर जब बन के शीतल समीर को सुरक्षित करता है। मुंजुल की लता और नील निचुल के निकुंज, जिनके पत्ते ऐसे सघन जो सूर्य की किरणों को भी नहीं निकलने देते, इस नदी के तट पर शोभित हैं। ऐसे दंडकारण्य के प्रदेश में भगवती चित्रोत्पला, जो नीलोत्पलों की झोंपड़ियों और मनोहर पहाड़ियों के बीच बहती है, कंक गृद्ध नामक पर्वत से निकलकर दुर्गम, विषम और असम भूमि के ऊपर से बहुत से तीर्थ और नगरों को अपने पुण्य जल से पावन करती हुई पूर्व समुद्र में गिरती है। जय श्री राम। ऐसा ही भाव आ रहा था, इसलिए मैंने कहा, है ना, इसलिए कहा क्योंकि आप लोग सुनते सुनते बोर ना हो जाएं कहीं पे, ठीक है। बीच बीच में इसीलिए मैं बातें करती रहती हूँ, क्योंकि राम कथा चल नहीं रही है भाई, शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ चल रहा है, जो आपकी जिंदगी बना देगा अगर आपने कर लिया तो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये श्यामा सुंदर हो गया, मानो कुहरा गिरता हो ऐसा सुंदर ग्राम जिसमें श्यामा सुंदर स्वयं विराजमान है, मेरा जन्म स्थान था। इस तरीके से इसका अंत करा है किसने, इस पंक्ति का अंत किसने करा है, जगन मोहन ने। कवियों के पुराने प्यार की बोली में देश की दृश्यावली को सामने रखने का मूक समर्थन तो उन्होंने किया ही, साथ ही भाव की प्रबलता से प्रेरित कल्पना के विप्लव और विक्षेप अंकित करने वाली एक प्रकार की प्रलाप शैली भी इन्होंने निकाली, जिसमें रूप विधान का विलक्षण प्रधान था, ना कि शब्द विधान का। क्या अच्छा होता यदि शैली का स्वतंत्र रूप से विकास होता, तब तो बंग साहित्य में प्रचलित शैली का शब्द प्रधान रूप, जो हिंदी पर कुछ काल से चढ़ाई कर रहा है और अब काव्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर कभी कभी विषय निरूपक निबंधों तक का अर्थग्रास करने दौड़ता है, शायद जगह न पाता। यानी कि इनकी जो जगन मोहन की शैली थी सबसे विलक्षण थी और इसका आगे प्रचार होना चाहिए था, पर हो नहीं पाया। तो वही सब चीज है। अब आगे हैं बाबू तोताराम जी। ये क्या कहते हैं, ये जाति के कायस्थ थे, जन्म संवत 1804, मृत्यु दिसंबर 2000, क्या बोल रही हूँ, मृत्यु दिसंबर 1902 में हुई। बीए पास करके ये हेडमास्टर हुए, पर अंत में नौकरी छोड़कर अलीगढ़ में प्रेस खोलकर भारत बंधु पत्र निकालने लगे। अलीगढ़ है ना, थोड़ा पास में महसूस होता है। हिंदी का एक प्रकार से हित साधन करने के लिए जब भारतेंदु जी खड़े हुए, उस समय उनका साथ देने वालों में ये भी थे। इन्होंने भाषा संवर्धिनी नामक एक सभा स्थापित की थी। ये हरिश्चंद्रिका के लेखकों में थे। उसमें कीर्ति केतु नाम का एक नाटक भी निकलता था। ये जब तक रहे हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगे रहे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी सभा की सहायतार्थ अर्पित की थी, जैसे कोटो कृतांत नाटक, अंग्रेजी का अनुवाद, स्त्री सुबोधनी। भाषा इनकी साधारण अर्थात विशेषता रहित है। इनके कीर्ति केतु नाटक का एक भाषण देख लीजिए। यह कौन नहीं जानता, परंतु इस नीच संसार के आगे कीर्ति केतु बेचारे की क्या चलती, जो पराधीन होने ही से प्रसन्न रहता है और शिशुभार की शरण जा गिरने का जिसका चाव है। हमारे पिता अत्रिपुर में बैठा हुआ वृथा रमावती नगरी की नाम मात्र प्रतिष्ठा बनाए हुए नवपुर की निवल सेना और रीति थोती सभा, जो निष्फल युद्धों से शेष रह गई है, वह इसके संग है। हे ईश्वर। भारतेंदु के साथ हिंदी की उन्नति में योग देने वाले नीचे लिखे महानुभाव भी विशेष उल्लेखनीय योग्य है। तो देखी जाए तो भारतेंदु मंडल के तो लगभग सदस्य हो चुके हैं। इसके अलावा जिन्होंने हिंदी के विकास में, हिंदी को आगे ले जाने में, हिंदी गद्य के आविर्भाव में या स्थापित करने में, हिंदी गद्य को स्थापित करने में जिन्होंने योगदान दिया, उनके बारे में भी यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। कौन? शुक्ल जी। तो लगभग थोड़ा सा इसको अलग से ध्यान देने योग्य है। वो सब आपको विस्तार से ध्यान पूर्वक पढ़ने, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती जाऊंगी। पंडित केशवराम भट्ट जी महाराष्ट्री ब्राह्मण थे। थोड़ा देखती हूँ इसको कि कितना बड़ा ये आपका रह गया, तो इस टॉपिक को आज की कक्षा में करें, और नहीं हो पाए तो फिर इसको
कल की कक्षा के लिए करेंगे, है ना, तो शायद नहीं हो पाएगा, या देखते हैं अभी। भट्ट जी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे जिनके पूर्वज बिहार में बस गए थे। उनका जन्म संवत 1911, मृत्यु 1961 में हुई। संबंध शिक्षा विभाग से था। स्कूली पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने सज्जाद सुंबर, शमशाद शासन नामक 2 नाटक भी लिखे। भाषा उर्दू ही समझिए। दोनों नाटकों की विशेषता यह है कि वर्तमान जीवन को लेकर लिखे गए। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, लुटेरे, लफंगे, मुकदमेबाज, मारपीट करने वाले, रुपया हजम करने वाले इत्यादि अनेक ढंग के पात्र आए। 1929 में उन्होंने बिहार बंधु निकाला था और 31 में बिहार बंधु प्रेस खोला था। बस इतना सही है, कोई विशेष चीज इनके बारे में नहीं है। आगे जो इंपॉर्टेंट है ये थोड़े से राधाचरण गोस्वामी जी हैं, इनके विषय में देखते हैं। जन्म वृंदावन में 1915 में हुआ, मृत्यु 1982 में हुई। अब सन के जब आप संवत को सन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1925। अब देख लीजिए कितने सालों का अंतर है। इसी प्रकार संवत और सन का ध्यान रखिए, जो आपको दिया जा रहा है वो संवत में, और आपको जब याद करना तो सन में कन्वर्ट करके उसको याद करिएगा। संस्कृत के विद्वान थे। हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते देखते देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जगे थे। साहित्य सेवा के विचार से भारतेंदु नाम से एक पत्र कुछ दिनों तक इन्होंने वृंदावन से निकाला था। अनेक सभा समाजों में सम्मिलित होने के लिए समाज सुधार का उत्साह रखने के कारण ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए। उसके पक्ष में हिंदी बांधव में कई लेख लिखे। भाषा गठी हुई थी। कई अच्छे मौलिक नाटक लिखे जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौड़, तनमन श्री गुसाई जी के अर्पण। इनमें से सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़ बड़े नाटक है। सती चंद्रावली की कथा वस्तु अंग्रेज के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिए बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई है। अमर सिंह राठौड़ ऐतिहासिक नाटक है। नाटकों के अतिरिक्त विरजा, जावित्री, मृण्मयी नामक उपन्यासों का अनुवाद भी बंग भाषा से हिंदी में इन्होंने किया। सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौड़ दोनों का ही नौटंकियों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से मंचन होता था। शादी विवाह के अवसरों पर भी ये नाटक खेले जाते थे मनोरंजन के उद्देश्य से। आगे है पंडित अंबिका दत्त व्यास। व्यास जी का जन्म संवत 1915, मृत्यु 1957 में हुई। संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अच्छे कवि, सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। धर्म संबंधी व्याख्यानों की इनकी धूम रहा करती थी। अवतार, मीमांसा आदि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने बिहारी के पदों के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बहार नाम से एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। गद्य रचना का भी विवेचन इन्होंने अच्छा किया। पुरानी चाल की कविता जैसे पावस पचासा के अतिरिक्त इन्होंने गद्य, काव्य, मीमांसा आदि अनेक गद्य की पुस्तकें लिखी। उन्होंने के स्थान पर इन्ने उन्ने लिखते थे। ब्रजभाषा की अच्छी कविता ये बाल्यावस्था से ही करते थे, जिससे बहुत शीघ्र रचना करने का इन्हें अभ्यास हुआ। कृष्ण लीला को लेकर इन्होंने ब्रजभाषा में एक ललिता नाटिका भी लिखी थी। इनकी जो प्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध कृति है वो है पावस पचासा। अंबिका दत्त व्यास और पावस पचासा इनकी प्रसिद्धि का आधार है, इनकी पावस पचासा। ठीक है, ललिता नाटिका भी इन्होंने लिखी थी। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा कुछ रह गया भाई, क्या रह गया देखते हैं। हाँ, भारतेंदु ये रह गया। भारतेंदु के कहने से इन्होंने गौ संकट नामक नाटक लिखा, जिसमें हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने पर अकबर द्वारा गोवध बंद किए जाने की कथा वस्तु रखी। तो इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? गो संकट नाटक हो गया। क्यों? क्योंकि वो भारतेंदु जी के कहने पर लिखा था। विषय वस्तु क्या है वो भी इसमें थे। अब है पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। इन्होंने गिरती दशा में हरिश्चंद्र चंद्रिका को संभाला और अपना नाम भी जोड़ा था। इसके रंग ढंग से लोग इन्हें इतिहास का अच्छा जानकार और विद्वान समझते थे। कविराज श्यामल दास जी ने जब अपनी पृथ्वीराज चरित्र ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो को जाली ठहराया था, तब इन्होंने रासो संरक्षा लिखकर उसको असल सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। और यही वो हैं जिन्होंने आनंद संबंध की कल्पना करी थी। पुराने प्रश्न पत्रों में नेचके में इसके विषय में विस्तृत चर्चा कर चुकी हूँ। तो ठीक है, जब उन्होंने कहा कि भाई ये तो जो है जाली ग्रंथ है, इसके संबंध मेल नहीं करते, तो इन्होंने आनंद संबंध की कल्पना करी और उसको युक्त और ऐतिहासिक अर्थात प्रमाणिक सिद्ध करने का प्रयास किया। ठीक है, पंडित भीमसेन शर्मा ये स्वामी दयानंद जी के दाहिने हाथ थे। संवत 1940 और 1942 के बीच उन्होंने धर्म संबंधी कई पुस्तकें हिंदी में लिखी। कई संस्कृतों के हिंदी भाषा भी निकाले। आर्य सिद्धांत नामक एक मासिक पत्र भी निकाला। भाषा के संबंध में विलक्षण मत था। संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नाम का एक लेख लिखकर उन्होंने अरबी फारसी शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय बड़े जोर शोर से देसी, जैसे दुश्मन को दुह शमन, सिफारिश की छिप्राशिश, चश्मा को चश्मा, शिकायत को शिक्षायत्न आदि। तो ये इनकी विशेषता हो गई। ये भीमसेन जी की है ना, ये तो बड़े काम करेंगे। भीम है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो पॉसिबल नहीं है उसे भी संभव करने का ये प्रयास करते हैं। काशीनाथ खत्री, जन्म 1906 आगरा के मई थान मोहल्ले में और परलोक व सिरसा जिला इलाहाबाद में, जहाँ ये पहले अध्यापक रह चुके थे। अंतिम दिनों में आकर बस गए थे। कुछ दिन गवर्नमेंट वर्नाक्यूलर रिपोर्टर का काम करते हुए पीछे लाट साहब के दफ्तर के
पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हो गए थे। मातृभाषा के सच्चे सेवक थे, नीति कर्तव्य पालन स्वदेश हित ऐसे विषयों पर लिखे थे। पुस्तक लिखने में रुचि थी। शुद्ध साहित्य कोटि में आने वाली रचनाएं इनकी बहुत कम है। 3 पुस्तकें, ग्राम पाठशाला, निकृष्ट नौकरी नाटक, 3 ऐतिहासिक रूपक और बाल विधवा संताप नाटक। 3 ऐतिहासिक रूपकों में पहला तो सिंधु देश की राजकुमारी है, जो सिंध में अरबों की चढ़ाई की घटना को लेकर लिखा गया। दूसरा गुन्नौर की रानी, भोपाल के मुसलमान राज्यों के संस्थापक द्वारा परिचित गुन्नौर के हिंदू राजा की विधवा रानी का व्रत है। तीसरा लवजी का स्वप्न, जो रघुवंश की कथा के आधार पर है। काशीनाथ खत्री वास्तव में एक अत्यंत अभ्यस्त अनुवादक थे। इन्होंने कई अंग्रेजी पुस्तकों, लेखर और व्याख्यानों के अनुवाद प्रस्तुत किए, जैसे शेक्सपियर के मनोहर नाटकों का आख्यान, नित्योपदेश, देश की दरिद्र और अंग्रेजी राजनीति, भारत त्रिकाल दशा। अनुवादों के अतिरिक्त इन्होंने भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों की चरित्र, यूरोपीय धर्मदशा की स्त्रियों के चरित्र, मातृभाषा की उन्नति किस विधि योग्य के है इत्यादि अनेक छोटी छोटी पुस्तकें और लेख इन्होंने लिखे। मूलतः ये देखा जाए तो अनुवादक ही थे। जैसा कि शुक्ल जी पूर्व में कल की कक्षा में पढ़ा था कि आगे भारतेंदु के शुरुआत वाले ये जो कुछ थे, उसके बाद 25-30 वर्ष बाद अनुवाद की जो आंधी निकली, उसका इन लेखकों ने, भारतेंदु मंडल के लेखकों ने पालन नहीं किया था। और राधा कृष्ण दास ये भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे और इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। जन्म 1922 में और मृत्यु 1964 में। भारतेंदु जी का अधूरा छोड़ा हुआ सती प्रताप को इन्होंने पूरा किया। इन्होंने पहले दुखनीवाला नामक एक छोटा सा रूपक लिखा, जो हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें जन्मपत्री मिलान, बाल विवाह, अपव्यय आदि कुरीतियों के दुष्परिणाम दिखा गया। दूसरा नाटक है महारानी पद्मावती अथवा मेवाड़, जिसकी रचना चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई के समय पद्मिनी वाली घटना को लेकर हुई है। तो इनका प्रसिद्ध जो है वो है दुखनीवाला। और इसके सती प्रताप जो अधूरा छोड़ गए थे उसको पूरा किया था फुफेरे भाई थे, यानी भारतेंदु की बुआ के बेटे थे। इनका सबसे उत्कृष्ट और बड़ा नाटक है महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी, जो संवत 1954 में समाप्त हुआ था। नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इसका अभिनय कई बार कई जगह पर हुआ है। भारतीय प्रथा के अनुसार सब पात्र के आदर्श के सांचे में डले हुए। कथोपकथन यद्यपि चमत्कारपूर्ण नहीं, पात्र और अवसर के सर्वथा उपयुक्त, कहीं कहीं ओज भी पूरा है। वस्तु योजना बहुत ही व्यवस्थित है। इस नाटक में अकबर के हिंदुओं के प्रति सद्भाव उनकी कूटनीति के रूप में प्रदर्शित है। यह बात है, चाहे कुछ लोगों को पसंद न हो। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने निस्सहाय हिंदू नामक एक छोटा सा उपन्यास लिखा था। बंगला के कई उपन्यासों के अनुवाद इन्होंने किए, जैसे स्वर्णलता, मरता क्या ना करता। निस्सहाय हिंदू बार बार पूछा जाता है, ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था बाद में। 2-3 चीजें हो गई। नाटकों में दुखनीवाला पूछा जाएगा और उपन्यासों में पूछा जाएगा निस्सहाय हिंदू। कार्तिक प्रसाद खत्री ये आसाम, बंगाल आदि कई स्थानों पर है। हिंदी का प्रेम अधिक था। 20 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कलकत्ता से हिंदी की पत्र पत्रिका निकालने का उद्योग किया था। रेल का विकट खेल नाम का एक नाटक 15 अप्रैल सन 1974 को संख्या से हरिश्चंद्र मैगजीन में छपने लगा था, पर पूरा नहीं हुआ। इला, प्रमिला, जया, मधुमालती आदि अनेक बंगला उपन्यासों के इनके किए अनुवाद काशी के भारत जीवन प्रेस से निकले। बस इतना ही है इनके बारे में। रेल का विकट खेल किसका है? कार्तिक प्रसाद खत्री का है। और आगे देखते फ्रेडरिक प्रिंकॉट। ठीक है, वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इस वीडियो को और अधिक लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हैं वो कल की कक्षा में हम इसको समाप्त करेंगे। आज की कक्षा में हो भी नहीं पाएगा और इससे लंबा वीडियो अपलोड भी नहीं होगा। तो कल द्वितीय उत्थान को शुरू कर देंगे और फ्रेडरिक प्रिंकॉट से कल प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बाकी अभी बहुत सारे काम हैं घर के, तो वो कर लेती हूँ। और आपका ये जो एक पेपर हुआ है, हाल ही में जो पेपर हुआ है, उसको भी आपके लिए लिख के उसका विश्लेषण प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। पर जैसा कि आप सभी को पता है, बीच में विवाह वगैरह के उसमें व्यस्त होने के कारण नहीं कर पाई, पर शीघ्र ही प्रस्तुत करती हूँ। और मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक आप इन वीडियोस को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से विद्यार्थी ऐसे जो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, भूल रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार।